नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ चुकी है। देश में नए केस के आंकड़े 1 लाख के पार हो चुके हैं। बिहार झारखंड में भी नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सजग रहकर ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 दिनों का आंकड़ा क्या कुछ है। अगर बात 2 अप्रैल की करें तो 2 अप्रैल को 662 नए मरीज सामने आए थे। 3 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 836 हो जाती है। 4 अप्रैल को 864 नए मरीज मिलते हैं। 5 अप्रैल को 935 नए मरीज मिलते हैं। 6 अप्रैल को यह आंकड़ा और बढ़ जाता है और 1000 के आंकड़े को पार करता हुआ 1080 तक पहुंच जाता है। यानी कि लगातार 2 अप्रैल से आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से नए मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की और जांच की संख्या बढ़ाने के साथ क्वारंटीन सेंटर तैयार रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीन लेने की अपील की गई है। कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। हर रोज नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन का आंकड़ा अब 1000 के करीब पहुंच चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों से कोरोना के गाइडलाइन के पालन की अपील की। फिलहाल सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक है, लेकिन शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक नहीं है। हालांकि कार्यक्रम के लिए संख्या निर्धारित जरूर कर दी गई है। सबको पता है कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को पराजित किया जा सकेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। 15 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नियम लागू रहेंगे। बैठक के दौरान सीएम ने विश्वास जताया कि टीकाकरण से कोरोना के नए स्ट्रेन का असर कम होगा। टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ है कि टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। कोरोना को लेकर जिस ढंग से मुख्यमंत्री एक के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और झारखंड में भी कोरोना अपनी पूरी रफ्तार पर है और इस बीच कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलती रहेंगी और सभी तरह के कोचिंग संस्थान को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। रात 8 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। पार्क और जिम को बंद करने का फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% उपस्थिति रहेगी। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। पहले से तय सभी तरह की परीक्षाएं होंगी। शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जुलूस,
धरना प्रदर्शन मेले पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। श्राद्ध कर्म में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और खेल कूद का आयोजन भी अब नहीं होगा। अगले आदेश तक ये तमाम बातें झारखंड सरकार ने कही है, तमाम फैसले लिए हैं और सभी जगह मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और ये तमाम फैसले लिए। झारखंड में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं और इसी को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2 अप्रैल को 694 मामले सामने आए थे। 3 अप्रैल को 873 नए मरीज सामने आते हैं। 4 अप्रैल को 788 नए संक्रमित एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। 5 अप्रैल को यह आंकड़ा 1000 को पार कर 1086 तक पहुंच जाता है और 6 अप्रैल को एक बार फिर जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। नए संक्रमितों के आंकड़े में 1264 नए संक्रमित पाए जाते हैं झारखंड में। लगातार बढ़ते कोरोना के केस को लेकर सरकार सजग है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की संख्या में अचानक इजाफे को देखते हुए मुंबई और पुणे जैसे स्टेशनों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों में जब से महाराष्ट्र में कोविड-19 बेकाबू होने के बाद फिर से पाबंदियां शुरू हुई हैं, लोग ट्रेनों में भर भर कर लौटना शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि उसी के मद्देनजर सेंट्रल रेलवे ने यह कदम उठाया है। सेंट्रल रेलवे ने फिलहाल मुंबई और पुणे से जिन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है उनमें मुंबई से गोरखपुर और मुंबई से पटना, मुंबई से दरभंगा और पुणे से दानापुर जाने वाली ट्रेनों का ऐलान शामिल है। और चलिए अब ये बताते हैं कि आखिर सेंट्रल रेलवे को यह कदम उठाना क्यों पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। लोगों को लॉकडाउन की आशंका सता रही है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। प्रवासियों के मन में एक बार फिर से पिछले साल की याद ताजा हो गई है। बड़ी संख्या में लोग बिहार, यूपी वापस लौट रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में लोग मुंबई दोबारा पहुंचे थे काम करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बेगूसराय की मटिहानी सीट से जीतने वाले राजकुमार सिंह ने कहा कि वे नीतीश कुमार की विकास की नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन एलजेपी की नीति उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में जेडीयू के पक्ष में वोटिंग करने का जो सवाल एलजेपी ने किया था, यह उसका जवाब है। विधानसभा से विलय की मान्यता मिलने के बाद राजकुमार सिंह ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने के साथ ही विधानसभा में जेडीयू सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 45 हो गई है। थोड़ा सा लंबा फोटो होने दो यार, थोड़ा सा लंबा। अच्छा विजुअल बना लो भाई सबको। मैं शुरू से ही एनडीए का पार्ट था और एक असमंजस, जैसे मैंने पहले असमंजस की स्थिति थी, हमेशा पार्टी का दिशा निर्देश कभी स्पष्ट नहीं था। एनडीए में हैं भी और नहीं भी हैं। बिहार में एनडीए का मैंने शुरू में भी कहा कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और अगर हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एनडीए में हैं, तो हमें उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक नारा नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ जनता की आकांक्षा है। उसका मतलब ये होता है कि आप एक प्रगतिशील नेतृत्व का सम्मान भी करें और उसके नेतृत्व के साथ काम भी करें। तो मैंने वही किया। जिस तरह से इन्होंने कहा भी है कि लोजपा जो है, जो पार्टी है
वो परिवारवाद पार्टी है, वहाँ किसी को दूसरा का चलता नहीं है। वो सिर्फ एक मैन जो है ना, हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ सभी लोग का मान सम्मान और पार्टी के नीति सिद्धांत पर इन्होंने विश्वास करके, आस्था व्यक्त करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। अब जब ये आए तो इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमने नीतीश जी से बात किया और राजकुमार जी हम लोग के साथ आए और लोजपा ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था, तो आज उसका प्रगटीकरण कर दिए माननीय राजकुमार जी ने। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार के विकास में एक महती भूमिका का निर्वहन हम लोग सब मिलकर करेंगे। और राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने के क्या मायने हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा में एलजेपी का कोई सदस्य नहीं रह गया है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक विधायक एलजेपी के थे, वो भी अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, तो अब कोई और सदस्य नहीं रह गया है। बिहार विधान परिषद में भी एलजेपी का अब कोई सदस्य नहीं है, यानी कि बिहार विधान मंडल से लोजपा एलजेपी पूरी तरह से जा चुकी है। एमएलए के पार्टी छोड़ने से चिराग की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में जेडीयू के सदस्यों की संख्या बढ़ी है। पहले बीएसपी विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हुए थे और अब एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और इधर राजकुमार सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद एलजेपी ने कहा कि नोटिस का जवाब देने की बजाय वे पार्टी छोड़कर ही भाग गए। पार्टी के प्रधान महासचिव ने कहा कि पार्टी को धोखा देने वालों के लिए एलजेपी में कोई जगह नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जी पार्टी छोड़कर जदयू की सदस्यता ले ली है और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गद्दारी उन्होंने किया। हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ऐसे विधायक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब नोटिस किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये भाग खड़े हुए। ये जनता के विश्वास को धोखा दिया, जनता के जनादेश को धोखा दिया है। इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी इस विधायक को। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य के सभी शहरों में वृद्ध जन आश्रय स्थल गृह का संचालन किया जाएगा। इसके तहत बुजुर्गों को स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना बजट के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के आश्रय के लिए जिलों में 100 बेड जबकि अनुमंडल में 50 बेड का आश्रय स्थल खोला जाएगा। एक नई योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना, और इसके तहत प्रत्येक जिले में 100 शैया वाले वृद्ध आश्रय स्थल बनेंगे और सभी सब डिविजन्स में 50 और कुल मिलाकर के 6,950 आवासन की क्षमता राज्य में विकसित की जाएगी। और उस पर जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, उसमें 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो एक जो 50 बेड का यूनिट है उसमें 42,97,000 आएगा अनावर्ती में और आवर्ती में 63,38,000। तो ये स्कीम इस वर्ष से शुरू की जाएगी। कोसी और सीमांचल के 7 सांसदों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और बिदुपुर से पूर्णिया तक नेशनल हाईवे बनाने की मांग की। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने बताया कि ये सड़क पूर्णिया के NH 131 से मधेपुरा और सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर होते हुए बिदुपुर तक जाएगी, जिससे कोसी और सीमांचल से पटना की दूरी कम हो जाएगी। सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी से हम लोग मिले हैं। कई सांसद बिहार के इस सड़क परियोजना के लिए, ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना के लिए हम लोग मिले हैं। जी से जो बात हुई है बहुत ही सकारात्मक बात हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस परियोजना को मंजूरी मिलेगा और हम लोगों को एक नया ग्रीनफील्ड NH का सड़क मिलेगा जो पटना जाने के लिए काफ़ी दूरी कम घट जाएगी। कुछ आश्वासन मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर के बेहटा में अपराधियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें एक अपराधी को पुलिस की गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने से महज 100 गज की दूरी पर अपराधियों ने उत्पात मचाया।
दरअसल एक दवा दुकानदार से अपराधी रंगदारी की मांग करने के लिए पहुंचे। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और राइफल छीन लिया। इसी के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसे गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। के जवान का राइफल छीना गया और उस दौरान जो है वो मारपीट भी हुई होमगार्ड के जवान के साथ। इस क्रम में जो है पुलिस द्वारा जो है वो तत्काल जो है अग्रतर कार्रवाई की गई और अग्रतर कार्रवाई के क्रम में जो है वो रेड छापामारी के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अभियुक्त ने जो है वो पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसमें जो है जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को जो है वो पुलिस की तरफ से जो है। हाजीपुर में सदर थाना इलाके के हराली में आपसी रंजिश में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में जख्मी शख्स को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। परिजनों के मुताबिक पड़ोसी ने धारदार हथियार से ओम प्रकाश शाह पर हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आपसी रंजिश में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला है। तस्वीर हाजीपुर से आई है, जहां पर धारदार हथियार से हमला किया गया और इस दौरान एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसकी हालत को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। कौन मारा है? चाचा सब मिलके मारा है। किसको? हम पापा के। कौची से मारा है? सब क्या? कछुआ से मारा है। काहे के लिए मारा था? क्या मामला क्या था? जैसे कि वो पापा आती में बैठ के बोल रहे थे उसको गाड़ी नहीं दी तो मारा है। गया के विष्णुपद मंदिर के पास पार्किंग चार्ज का ऑटो चालक संघ और पंडा समाज ने विरोध जताया है और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया है, जिससे यात्री परेशान हैं। ऑटो ड्राइवर संघ का कहना है कि अब तक विष्णुपद मंदिर में पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता था। संघ का यह भी कहना है कि शहर में 4 किलोमीटर की दूरी में 4 जगहों पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जिससे ऑटो ड्राइवर परेशान है। सब पार्किंग के विरोध में हड़ताल में है। इधर विष्णुपद एरिया में आज तक करीब 20-21 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का इस एरिया में शुल्क नहीं लगा। लेकिन अभी जो है हमारे संवाद सदन समिति अध्यक्ष माननीय डीएम साहब हैं, उन्होंने नया पार्किंग किया है विष्णुपद एरिया का और हम लोग 21 साल से इधर से ऑटो चला रहे हैं, कभी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता था। हम लोगों से अवैध वसूली विष्णुपद, कोयरीबारी, टावर चौक, पंचायती अखाड़ा और प्रेस शिला भी लग पंचायती अखाड़ा 4 जगह, क्योंकि रोड पर चलते हुए गाड़ी से जबरन वसूली की जाती है और नहीं देने पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार ऑटो चालक के साथ किया जाता है, जो घोर ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।